गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक की क्वेश्चन नंबर 13 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक पर एक क्लास ले रखा है, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में फ्री का नंबर दे कर जाता है, बिल्कुल फ्री का नंबर देकर जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक में आपको किसी भी फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में मैक्सिमम आपको 2 से 3 फार्मूला ध्यान में रखना है, वो भी रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखना है। जैसे ही आप उन पर 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बिल्कुल फ्री का नंबर देकर जाता है। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि डियर स्टूडेंट, मैं जितने चैप्टर को कवर करवाता हूँ, जितने भी चैप्टर को पढ़ाता हूँ, टोटल चैप्टर को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताता हूँ, जिससे आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग किसी भी क्वेश्चन को या इवन किसी भी चैप्टर को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिलेबस के अनुसार डियर स्टूडेंट जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, टोटल चैप्टर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और प्रत्येक चैप्टर में मैं यह भी बताता हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपका लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप एक क्वेश्चन को मिस करते हो तो ये मान के चलिए आप 1000 से 1500 स्टूडेंट के पीछे चले जाते हो। मैंने आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 का पूरी तरह से अवलोकन किया। मैंने देखा कि एक एक नंबर की वजह से या रैंक की बात करें तो आपका 10-10 रैंक की वजह से किसी स्टूडेंट को मैकेनिकल प्रोडक्शन में एडमिशन मिल गया, और जिस स्टूडेंट का रैंक 10 नंबर ज़्यादा था उसको मैकेनिकल प्रोडक्शन में एडमिशन नहीं हो पाया। तो आप प्रत्येक नंबर को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट। एक एक नंबर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण माने रखता है। एक नंबर से आपको मनचाहा ब्रांच नहीं मिल सकता है, और एक नंबर यदि ज्यादा होता है तो आपको मनचाहा ब्रांच मिल जाएगा। वैसे भी आईईआरटी कॉलेज का इतना क्रेज है डियर स्टूडेंट, मैंने 2023 की काउंसलिंग के दौरान देखा कि मैक्सिमम 4 दिन के अंदर डियर स्टूडेंट 90% सीटें बिल्कुल पूरी तरह से फुल हो गई। क्योंकि डियर स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट बुलाए जा रहे थे, उन टोटल स्टूडेंट में 95% स्टूडेंट एडमिशन लेकर ही जाते थे। आईईआरटी कॉलेज की सबसे बड़ी बात यह है डियर स्टूडेंट कि वहाँ का जो प्लेसमेंट पैकेज है बिल्कुल शानदार होता है। यदि आपका एवरेज स्टूडेंट है तो उसका जो प्लेसमेंट होता है 3 लाख पर एनम, यानी कि 25,000 पर मंथली। यदि आप थोड़ा सा एवरेज से ऊपर है तो आपका जो प्लेसमेंट पैकेज होगा वो आपका 4 लाख 4.5 लाख। एक बार तो डियर स्टूडेंट 6 लाख से ऊपर भी गया था। तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, इस मौके को आपको खोना नहीं है। जो भी आपके पास समय है बिल्कुल शानदार तरीके से अगले 6 से 7 महीने देने हैं।
जिससे आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो आईईआरटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जिस भी ब्रांच से आप इच्छुक हो एडमिशन लेने के लिए, जिस भी ब्रांच से आप इंटरेस्टेड हो आईईआरटी कॉलेज में एडमिशन के लिए, उस ब्रांच को आप बिल्कुल शानदार तरीके से कवर कर पाओ, उस ब्रांच से आप बिल्कुल शानदार तरीके से एडमिशन लेकर आओ। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप अभी से अच्छी तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू तथा एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम का महत्तम समापवर्तक एक्स प्लस के है तो के का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम का महत्तम समापवर्तक एक्स प्लस के है। यानी कि जो आपका एक्स प्लस के है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू में भी है और एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम में भी है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू और दूसरा व्यंजक आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस यू। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है एक्स प्लस की। तो x प्लस के बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का के। यानी कि जो आपका x प्लस के महत्तम समापवर्तक है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू में भी कॉमन होगा और एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम में भी कॉमन होगा। तो हम करते क्या है, x बराबर माइनस के एक बार इस समीकरण में रखेंगे, एक बार इस समीकरण में रखेंगे। तो ध्यान से देखना। तो x बराबर जब माइनस के रखोगे तो माइनस के का स्क्वायर आपका हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का पी के और प्लस का क्यू बराबर आपको हो जाएगा 0। यहाँ से आप के स्क्वायर की वैल्यू निकालो, मिलेगा आपको पी के माइनस का क्यू। इसको आप मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब देखना x बराबर माइनस के इस समीकरण में रखते हैं तो मिलेगा आपको के स्क्वायर माइनस का एल के प्लस का m बराबर आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ से आप के स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो एल के माइनस का मिल जाएगा। ये समीकरण यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आपको निकालना है के की वैल्यू। तो देखना हम करते क्या है, समीकरण 1/2 कर देते हैं। यानी कि समीकरण 1 में हम 2 से भाग कर देते हैं। तो समीकरण 1 आपका है के स्क्वायर बराबर पी के माइनस का क्यू और समीकरण 2 आपका कितना है, समीकरण 2 आपका कितना है के स्क्वायर बराबर एल के और माइनस का एम। ठीक बात है, मैंने भाग दे दिया, ये खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, पी के माइनस का क्यू बराबर एल के माइनस का एम। आपको जो के की वैल्यू निकालना है, सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस किस रूप में दिया है आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शंस आपका q माइनस का m के रूप में दिया है, q माइनस का m के रूप में दिया है। तो हम करते क्या है, q को उस साइड लाते हैं तो देखना क्या मिलेगा, p के माइनस का l के बराबर q माइनस का m मिल जाएगा। यहाँ से आप k कॉमन ले लो तो k जब कॉमन लोगे तो p माइनस का l बराबर q माइनस का m मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइनली k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, q माइनस का m बट्टे का p माइनस का m। तो इस तरीके से जो k का मान होगा q माइनस का m डिवाइडेड बाय p माइनस का m होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कभी भी आप क्वेश्चन को कवर करिए तो हमेशा आप ये ध्यान में रखिए कि किस रूप में आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, उस रूप में ले जाने का प्रयास कीजिए। तो फाइनल आंसर आपका k बराबर q माइनस m डिवाइडेड बाई p माइनस का l हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 भी
मैं आपको बोल रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ही नहीं होगा। देखना क्वेश्चन नंबर 14 बोला है, एक माली को पौधे की मिश्रित संख्या लगानी थी। पहले उतने प्रत्येक में 5 पौधे, उसके बाद 6, फिर 8, उसके बाद 9 एवं फिर 12 तथा प्रत्येक बार एक पौधा बच जाता है तथा एक लाइन में 13 पौधे लगाने पर कोई पौधा नहीं बचता, उसके पास पौधों की न्यूनतम संख्या क्या थी ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक कोई माली है जो कि प्रत्येक में 5 पौधे लगाता है, फिर उसके बाद 6 लगाता है, फिर 8, फिर 9, फिर 12। प्रत्येक बार एक पौधा शेष बच जाता है। कब? जब वो प्रत्येक पंक्ति में डियर स्टूडेंट 5 पौधे, 6 पौधे, 8 पौधे और 9 पौधे लगाता है और 12 पौधे लगाता है, तो प्रत्येक बार एक पौधा बच जाता है। लेकिन जब वह एक पंक्ति में 13 पौधे लगाता है तो कोई पौधा शेष नहीं बचता है। तो आपको बताना है कि पौधे की न्यूनतम संख्या क्या है, ये आपको बताना है। पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो करना क्या है, 5, 6, 8, 9 और 12 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। 5, 6, 8, 9 और 12 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। उसके बाद से शेषफल ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम करते क्या है, 5, 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 6, 8, 9 और 12 का। तो यहाँ पर देखना एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये 5 ही रहेगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 9 2 छक्का 12, फिर 2 से ये 5 रहेगा, 3 2 दूना 4, 9 2 3 6, फिर 2 से 1 9 3 3 5। तो देखना यहाँ पर अब तो करने की जरूरत है नहीं, 9 में ये दोनों आ जाएगा तो 9 यहाँ से मिलेगा, ये भी खत्म हो जाएगा 9 में, अब गुणे ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 8। देखो 8 25 40 और 40 गुणे 9 कितना होगा 360। यानी आपका 5 6 8 9 और 12 का जो एलसीएम होगा वो आपका 360 होगा। इसमें आपको क्या जोड़ देना है, प्लस का शेषफल 1 जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा था कि 5 6 8 9 और 12 पौधे लगाने पर प्रत्येक बार एक पौधा शेष बच जाता था, तो एक मैंने इसमें जोड़ दिया। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस के ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिएगा। कंडीशन ए है कि 13 पौधा लगाने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, यानी कि 360 n प्लस 1 वाला जो वैल्यू होगा वह 13 से पूरी पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। वह 13 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो यदि मैं n का मान 1 ले लूं तो 360 प्लस 1 361। क्या 361 13 से पूरी तरह विभाजित है? देखना 13 दूना 26, बचेगा 10 एक यानी 101। 101 13 से कटता है? नहीं कटता है, यानी ये हम तो नहीं होगा। अब आप ऑप्शंस को ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शंस को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो 361 तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, 468 है। क्योंकि क्या 468 आपका 360 के मल्टीपल में नहीं है। अब एक ऑप्शन आपको दे रखा है 3601, तो क्या मैं 360 गुणे 10 प्लस का एक भी तो कर सकता हूँ। इसी के मल्टीपल में चलना है, चाहे आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप 10 बार मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जो 13 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो। तो ना तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या 3610 360 n प्लस 1 के रूप में है? ना ना ना, क्योंकि यहाँ पर 3610 है, जबकि लास्ट में हमारा एक आना चाहिए। तो 360 गुणे 10 प्लस 1 करोगे तो 3601 आ जाएगा।
और 3601 ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से 13 से विभाजित होगी। देखना 13 दूना 26 हो जाएगा, बचेगा आपका कितना 26 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर बचेगा 10 जीरो 13 सत्ते 91, फिर 9 13 सत्ते 91, यानी कि जो आपकी संख्या होगी 3601 होगी जो 13 तरह से पूरी तरह से विभाजित होगी। इस तरीके से जो पौधों की कुल संख्या होगी डियर स्टूडेंट 3601 होगा, जिसमें आप 5, 6, 8, 9 और 12 पौधा लगाने पर प्रत्येक बार आपको शेषफल 1 मिलेगा। लेकिन जब आप एक पत्ती में 13 पौधा लगाएंगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। कब? यदि पौधों की कुल संख्या 3601 होगी तब। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि कोई भी कंडीशन बनता है तो इसका जो होता है ना सभी इन संख्याओं का एलसीएम n प्लस 1। अब यहाँ पर n का मान चेक करते हुए कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर दीजिए। जैसे 13 से विभाजित होना चाहिए ना, तो मैंने ऑप्शंस को देखा, केवल एक ही ऑप्शन दिया था 3601। तो 3601 कैसे आया होगा? 360 n की वैल्यू 10 रखने पर, और 3601 एक ऐसी संख्या है जो 5, 6, 8, 9 और 12 से पूरी तरह से विभाजित होने के साथ साथ एक शेषफल भी देती है, और 3601 13 से पूरी तरह से विभाजित हुई है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आगे और सॉल्व करवाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है 3, 5, 8 तथा 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। आपको 3, 5, 8, 9 से विभक्त होने वाली एक ऐसी संख्या निकालना है जो पूर्ण वर्ग हो, यानी विभक्त होने के साथ साथ आपको पूर्ण वर्ग भी देना है। तो क्या करेंगे? 3, 5, 8, 9 इसका एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो 9 में तो p आ जाएगा 9, 8 के साथ कोई मल्टीपल है तो 8 आ जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करें, ये नहीं कि लाइन खींच के एलसीएम निकालने लगा, ठीक है। तो देखो 9 × 72 पची कितना होता है? 8 पची 40, 40 गुणे 9 कितना होता है? 360। क्या आपका 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बताइए, क्या आपका 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। यदि मैं 360 गुणे 2 कर देता हूँ, क्या आपका 720 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। तो ऐसे मत करना, ऑप्शंस को देखो ध्यान से। तो हम ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो दे रखा है आपका 2500, क्या 360 के मल्टीपल में 2500 आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद से आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 3600, क्या 360 के मल्टीपल में 3600 आएगा? हाँ आएगा। तो जब हम 360 में 10 से बाबू गुणा कर देंगे ना तो हमारा 3600 आ जाएगा। अब ये बताओ 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? 3600 बाबू आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जो आपका 3600 होता है 60 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो आपका 3600 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3600 एक ऐसी संख्या होगी जो 3, 5, 8 और 9 से पूरी तरह विभाजित होने के साथ साथ एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। तो ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन को मैं चुटकियों में सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है 72x⁴ प्लस का 243x और 24x³ माइनस का 54x और 18x⁴ प्लस 15x³ प्लस का माइनस 18x² का मौसम क्या होगा ये आपको बताना है। आपको तीन संख्याएं दे रखी हैं, इनका आपको मौसम बताना है। तो ध्यान से देखना, पहली संख्या है आपका 72x⁴ प्लस का 243x प्लस का 243x और दूसरी संख्या आपको दे रखा है 24x³ माइनस का 54x और तीसरी संख्या आपको दे रखा है 18x⁴ 18x⁴
प्लस का 15x³ प्लस का 15x³, अब माइनस का 18x²। ठीक है, इनका मौसम क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको साफ करते हैं। देखना इसमें आपका क्या कॉमन है। इसमें आपका कॉमन है डियर स्टूडेंट 9x। जब 9x कॉमन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 8x³ प्लस, यहाँ से 9x कॉमन हो तो 9 दूना 18 और 9 सत्ती 63। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका 9x है तो 9x ही रखो। यहाँ पर 8x³ प्लस का 27 को और क्या लिख सकते हो, तो देखना ध्यान से 8x³ को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बाबू 8x³ को हम लिख सकते हैं 2x और जो आपका 27 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 ठीक बात है ये, क्योंकि 3 का क्यूब करोगे 27 मिलेगा और 2x का क्यूब करोगे तो 8x³ मिलेगा। अब आपका a³ प्लस का b³ के रूप में हो गया, a³ प्लस का b³ के रूप में हो गया। तो a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस b यानी 2x प्लस 3, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस का a इंटू b यानी 3 गुणे 2x करोगे तो माइनस का आपको मिल जाएगा 6x। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हम इस वाली वैल्यू को साफ करते हैं। तो देखना आपका कॉमन क्या है, कॉमन आपका क्या है 6 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब आप 6x कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको क्या 4x² माइनस का 9। ठीक है, इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 6x है तो 6x है, 4x² माइनस 9 है तो क्या मैं 4x² को क्या लिख सकता हूँ, 4x² को लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो आपका 9 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर। अब देखो a² माइनस b² के रूप में हो गया तो यहाँ से आपका a² माइनस b² बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b एक ब्रैकेट में a माइनस b यानी a प्लस b यानी 2x प्लस का 3 और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2x माइनस का 3। ठीक है, अब इसकी बात आती है। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में आपका कॉमन है डियर स्टूडेंट, तीनों में आपका कॉमन क्या है, तीनों में आपका कॉमन है डियर स्टूडेंट 3x² आप कॉमन ले लो। तो 3x² आप कॉमन ले लोगे तो 6x² प्लस का 5x और माइनस का 6 आपको मिल जाएगा। अब देखो 6 में 36 होता है, 36 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर 5 आए। तो 9 चौक 36 होता है और 9 में से 4 घटाओगे तो 5 भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप आगे ध्यान से देखना, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। एक स्टेप और चलते हैं, देखना ये आपका 3x² है, यहाँ से देखना 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 6 है तो 6। ठीक है, अब देखना डियर स्टूडेंट ये आपका 3x² है तो 3x² ही रखो। उसके बाद से इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपका है 3x, तो मैंने लो भैया 3x कॉमन ले लिया तो मिलेगा क्या आपको 2x प्लस का 3, 2x माइनस का 3 मिलेगा। और इन दोनों में आप कॉमन ले लो डियर स्टूडेंट, सॉरी ये प्लस हो गया, इन दोनों में आप कॉमन ले लो डियर स्टूडेंट माइनस का 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3। ठीक बात है कि नहीं, ठीक बात है। अब देखिए फाइनल आपका आंसर आ गया 3x², एक ब्रैकेट में आपको हो जाएगा 2x प्लस का 3, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 3x माइनस का 2। अब देखो इसमें और आपका इसमें और आपका इसमें, इन तीनों में कॉमन क्या है, इसमें इसमें और इसमें तीनों में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले तो आपका कॉमन क्या है,
3x कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 3x यहाँ से भी ले सकते हो, 3x यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी, ठीक है। उसके बाद से आपका कॉमन क्या मिल रहा है, 2x प्लस का 3 और कुछ कॉमन मिल रहा है, तो इस तरीके से जो आपका HCF होगा वो आपका मिल जाएगा 3x ब्रैकेट में 2x प्लस का 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को आप पढ़िएगा तो लगेगा काफी लेंथी, लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है मैक्सिमम 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को समझिएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है एक फर्श की लंबाई x पे पावर 4 माइनस का x है और चौड़ाई दे रखा है आपको x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x मीटर है। आगंतुक फर्श में समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगवाने हैं, ठीक है। टुकड़ों की कम से कम संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना। फर्श की लंबाई क्या दे रखा है, लंबाई आपको दे रखा है x पर पावर 4 माइनस का x क्यूब में, और चौड़ाई आपको क्या दे रखा है, चौड़ाई आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का x क्यूब में। आपको बताना है कि आंगन में वर्गाकार टुकड़े लगाने में टुकड़ों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट ये है कि वर्गाकार टुकड़ा, तो वर्गाकार टुकड़ा होता क्या है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। वर्गाकार टुकड़े का मतलब तो यही होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दोनों बराबर मिलेगी। तो इसको सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो मिलेगा आपको x क्यूब माइनस का a। तो यहाँ पर देखना a क्यूब माइनस का b क्यूब के रूप में है, क्योंकि एक का क्यूब करोगे तो एक ही मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a क्यूब माइनस का b क्यूब बोल देते हैं। तो a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a इंटू b, यानी x गुणे 1 करोगे तो x मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है चौड़ाई की, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, केवल और केवल x, और क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के रूप में, ठीक है। और कुछ मिली हो, हाँ मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अब बोला है लंबाई और चौड़ाई बराबर है, यानी वर्गाकार टुकड़े लगवाना है, तो दोनों में कॉमन जो है उसको तो पहले ही हटा दो। देखो x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी मिल रहा है, और x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी मिल रहा है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x यहाँ पर भी है, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यहाँ पर भी है। यानी कि जो आपका वर्गाकार टुकड़ा होगा उसकी जो भुजा होगी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x होगा। तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, टुकड़ों की संख्या आपका x माइनस का 1 हो जाएगी। इस तरीके से ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि वर्गाकार टुकड़े लगवाना है, तो मैंने क्या किया, दोनों में जो कॉमन था उसको तो पहले खोपचे में भेज दिया, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, कॉमन वाली वैल्यू को हटा देना, उसके बाद जो बचेगा वही तो टुकड़ों की संख्या होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है डियर स्टूडेंट 4y पावर 4 into x minus 9y स्क्वायर x क्यूब और 4y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6y x क्यूब का महत्तम समापवर्तक क्या है ये आपको बताना है। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 18 को भी। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है 4y पावर 4 into x 4y पावर 4 into x
माइनस 9y² 9y² एक्स क्यूब, और आपको दे रखा 4y² एक्स स्क्वायर 4y² एक्स स्क्वायर प्लस का 6y एक्स क्यूब प्लस का 6y एक्स क्यूब। इसका आपको महत्तम समापवर्तक क्या होगा ये होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका कॉमन है डियर स्टूडेंट, एक आपका है y² कॉमन है और x कॉमन है। y² जब x कॉमन लोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4y² और माइनस का 9x²। ठीक है, अब देखो y² इंटू का x है 4y² माइनस 9x² किस रूप में है, a² माइनस b² के रूप में है, क्योंकि 4y² को हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और जो आपका 9x² है इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो हम कर दे हो, चलो ठीक है समझ जाओगे। 4y² को हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और 9x² को हम क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो इसको a² माइनस b² के रूप में है, इसको हम एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b के रूप में लिखेंगे, तो मिलेगा आपको 2y प्लस का 3x, और एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2y माइनस का 3x। ठीक बात है। अब बात आती है इसकी, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका कॉमन है डियर स्टूडेंट, एक तो आपका y कॉमन है और x² कॉमन है, तो 2y(x² कॉमन है। ठीक है, तो 2y(x²) जब यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2x प्लस का सॉरी 2y मिले, देखो 2y प्लस का यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3x मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है एक, तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, एक तो आपका दोनों जगह से x मिलेगा और दूसरा आपका दोनों जगह से क्या मिलेगा y मिलेगा। उसके बाद से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से 2y प्लस 3x, यहाँ से भी 2y प्लस 3x, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y प्लस का 3x। इस तरीके से जो मौसा होगा x इंटू वाई ब्रैकेट में 2y प्लस 3x होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 को भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सिंपल सा एबी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लॉसर और मॉसर आपको फ्री का नंबर देकर जाता है, बस क्वेश्चन को समझ जाओ एक बार। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 19 को, एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है। पहली आपका 117 किलो है, दूसरी आपका 130 किलोग्राम है और तीसरी आपका 143 किलोग्राम है। एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में सारी चाय बिना मिलावट के आ जाएंगी। क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट ये है कि आपको जो डिब्बों का साइज रखना है, आपको जो डिब्बों का साइज रखना है वो आपको समान रखना है। तो आपको 117 किलो चाय और 130 किलो चाय और 143 किलो चाय, 3 किस्म की चाय है। तो पहली किस्म की चाय है 117 किलो है, जो दूसरी किस्म की चाय है डियर स्टूडेंट वो आपका 130 और तीसरी वाली 143 केजी है। बोला है आपको ऐसा डिब्बा यूज करना है जो कि डिब्बों की जो साइज है ना वो आपको समान रखना है। तो बिना मिलावट के आप कितने डिब्बों में इन तीनों चाय को अलग अलग रख सकते हो। तो कभी भी बाबू आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा आपको मौसम निकालना होता है, ध्यान से देखना। तो पहली किस्म की चाय है बाबू वो आपका है 117 किलो, और जो दूसरी किस्म की चाय है वो आपका है 130 किलो, और जो तीसरी किस्म की चाय है वो आपका है 143 किलो। बोला है कि यदि हम एक ही आकार के डिब्बों का उपयोग करते हैं तो बिना मिलावट के आप कितने डिब्बों में इन चायों को आप अलग अलग रख सकते हो, यानी कि जो डिब्बों का साइज है वो समान लेना है। तो करते क्या है
मौसा निकाल लेते हैं तो आप करते क्या है, आप 13 से भाग दे दो। देखना 13 9 170, 13 1 30, और 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, यानी कि हम 13 किलो का डब्बा यूज कर रहे हैं। जो डब्बों का साइज है 13 किलो का है। यदि हम 13 किलो का 9 डब्बा यूज करेंगे तो 117 किलो वाला चाय आ जाएगा। और यदि हम 13 किलो का 10 डब्बा यूज करेंगे तो आपका 130 केजी वाला चाय आ जाएगा। और यदि हम 13 किलो का 11 डब्बा यूज करेंगे तो हमारा 143 किलो जो चाय है वो पूरी पूरी तरह से आ जाएगा। आपको डिब्बों की संख्या बताना है तो 9 डब्बा ये लगा था, 10 डब्बा ये लगा था, 11 डब्बा ये लगा था, सबसे जोड़ दे तो 11 10 10 9 19 और 11 कितना हो गया, 30 डब्बा। यानी कि 30 डब्बा लाने पर हमारी तीनों चाय अलग अलग तरीके से बिना मिलावट के आ जाएंगी। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम आपसे पूछ ले कि डिब्बे का साइज क्या है, यानी एक डब्बा में कितना चाय आता है, तो कितना चाय आएगा 13 किलो। यानी कि हम 13 किलो वाला डब्बा यूज कर रहे हैं तीनों चाय को अलग अलग रखने के लिए। यदि हम 30 डब्बा खरीद के लाएंगे तो हमारे तीनों चाय अलग अलग बिल्कुल बिना मिलावट के आ जाएंगे। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिसमें 23 35 तथा 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना, 5 शेष बचे। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, 23 35 और 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। 23 35 और 41। तो कभी भी बाबू आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा एक ही बात ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है, 23 उसके बाद से 35 और 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो कौन सी संख्या ऐसी है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा इन तीनों संख्याओं का आप डिफरेंस निकाल लो। तो 23 और 35 का डिफरेंस कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 35 और 41 का डिफरेंस कितना आएगा, 6 आएगा। फिर उसके बाद से 23 और 41 का डिफरेंस कितना आएगा, तो 23 और 41 का डिफरेंस कितना आएगा, 18 आएगा। तो सबसे पहला काम ये कर लेना, इन तीनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेना। तो मैंने डिफरेंस निकाला तो 12 6 और 18। अब आप करिए क्या, 12 6 और 18 का मौसा निकाल लो। कहाँ निकाल लो, मौसा निकाल लो। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वो तुरंत बता देगा कि मौसम अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भी आप 6 पालेंगे, इसमें भी आप 6 पालेंगे और यहाँ से भी आप 6 पालेंगे। तो 12 6 और 18 का मौसम क्या होगा, 6 होगा। यही एक ऐसी संख्या होगी, यानी कि 6 एक आपको ऐसी संख्या मिलेगी जिसको आप 23 में विभाजित करेंगे तो भी 5 देकर शेष बन जाएगा। और 6 से जब आप 35 को भी डिवाइड करेंगे तब वो आपको 5 के शेषफल दे जाएगी। और जब 6 से आप 41 को भी डिवाइड करोगे तो भी आपको 5 शेषफल देकर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान होते हैं। अब देखिए अगर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 63 138 और 228 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की तरह। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व करना है। कितना दे रखा है, 63 138 और 228। बोला है हम किस संख्या से भाग दें कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। किस संख्या से भाग दें इन तीनों संख्याओं में कि प्रत्येक संख्या में समान शेषफल बचे। यानी कि आपको एक ऐसी संख्या निकालना है
जो कि 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष पर बचे। तो यहाँ पर भी हम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 की तरह हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तीनों संख्याओं का। 138 माइनस 63 करो तो 8 में से 3 जाएगा 5 और 13 में से 6 जाएगा 7। फिर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 228 में से 138 घटाओगे 90 मिलेगा। फिर आप इन दोनों का अंतर देखो तो 8 में से 3 जाएगा कितना मिलेगा 5। फिर 22 में से 6 जाएगा कितना मिलेगा 22 में से 6 जाएगा आपको मिलेगा, घटा लेते हैं यार, देखो 12 में से 6 जाएगा 6 और 1, ठीक है 165। अब करना क्या है, इन तीनों संख्याओं का अवमोशन निकालना। तो लो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप 15 से काटो तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 कम 15, 15 कम 15 और कुछ कॉमन है तो मौसा क्या मिलेगा, मौसा आपको मिल गया 15। कितना मिल गया मौसा आपको मिल गया केवल और केवल 15। यानी कि 15 एक ऐसी संख्या है जिससे आप 63 में भाग दे दो या 138 में भाग दे दो या 228 में भाग दे दो, प्रत्येक दशा में समान शेष पर बचेगा। अब तुम पूछ लो कि कितना शेष पर बचेगा तो मैं कहूंगा 3। देखो 15 से भाग दोगे 63 को तो 15 चौको 60 होगा, 3 शेष पर लेकर जाएगा। 15 से भाग दोगे 138 को तो 15 नवा 135, 3 शेष पर लेकर जाएगा। और 15 से भाग दोगे 288 को तो 15 कम 15 बचेगा 7, 5 15 बचे 75, बचेगा 3 शेष पर। यानी कि 15 एक ऐसी संख्या होगी जिससे आप 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक देश पर प्रत्येक दशा में समान शेष पर लेकर जाएगा, वो भी कितना 3। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। देख रहे हैं ना विनोद, कितना सिंपल है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को आप ध्यान से देखिएगा। बोला है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी ये आपको बताना है। तो कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 का एलसीएम निकालो। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10 और 2 चौका 12। फिर 2 से देख लो तो 2 एक कम 2, ये 3 ही रहेगा, 2 दूना 4, ये 5 ही रहेगा, 2 तीन 6 और कुछ हुई हो ना हुई तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये 4 मिले और यहाँ से फिर 2 निकल के आएगा, यहाँ से 3 निकल कर आएगा और यहाँ से क्या निकल कर आएगा 5। तो कितना एलसीएम होगा 5 3 15, अब 15 दूना 30, 30 हुई हो देखा, 5 3 15, अब 15 दूना 15 दूना कितना होगा 30, अब 30 गुणे 4 कितना होगा, 30 गुणे 4 आपका होगा 120, 120 सेकेंड। कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, तो एक बार हम देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6 और 10, 12 ठीक है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ यार क्वेश्चन नंबर 22 का। हाँ ठीक है, ठीक है। तो 120 सेकंड आपका आ जाएगा। यदि हम मिनट में बात करें तो 120 सेकंड में कितना होगा, 120 सेकंड जो होगा वो आपका 2 मिनट के बाद बराबर होगा, ठीक है। बोला है 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो आप कहेंगे कि 2 मिनट में तो एक बार एक साथ बजती है, 2 मिनट में एक बार सर बजती है, तो 30 मिनट में कितना बजेगी 15। जैसे ही 15 लगाएगी एग्जामिनर ऐसे करेगा, ऐसा इसलिए होता है बाबू क्योंकि जब पहली बार आपकी घंटी बजना स्टार्ट हुई तो
तो वहां पर तो कोई समय नहीं लगा होगा। यानी कि जब आपकी पहली बार घंटी बजना स्टार्ट होगी तो वहां पर तो 2 मिनट का वेट नहीं करना पड़ा होगा। तो इसीलिए 15 में एक जोड़कर आएगा, यानी कि 16 बार एक साथ बजेंगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि 2 मिनट में एक बार बज रही है तो 30 मिनट में कितना 15, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा इसलिए है डियर स्टूडेंट कि जो स्टार्टिंग में 6 घंटियां एक साथ बजी होगी तो उस टाइम तो आपको 2 मिनट का वेट नहीं करना पड़ा होगा। जैसे ध्यान से समझना, जैसे 10 बजे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, और हर 2 घंटे के अंतराल पर खाना खाता हूँ। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 घंटा में कितनी बार खाना खाऊं, तो एक बार मैं 10 बजे खाऊंगा, ठीक है, फिर 2 घंटे के अंतराल, फिर 12 बजे खाऊंगा, फिर 2 बजे खाऊंगा, फिर 4 बजे खाऊंगा। देखो 10 घंटा हुआ, 1 2 3, 10 घंटा नहीं हुआ ना, 2 2 4 2 6, फिर 2 8, फिर आपका 2 10, ठीक है। तो 10 घंटे में मैं कितनी बार खाना खाऊंगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 बार हुआ ना, जबकि होना कितना चाहिए था, 5 ही बार। ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि जब मैं पहली बार खाना खाया तो यहाँ पर तो 2 घंटे का वेट नहीं करना पड़ा। तो उसी प्रकार से जब 6 घंटियां पहली बार बजी होंगी तो वहां पर किसी भी टाइम का वेट नहीं करना पड़ा होगा। तो 15 बार तो ऐसे ही आ जाएगी। और जो स्टार्टिंग के पहली बार एक बार एक साथ बजी होंगी उसका एक तो 16 बार हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा माइंड में ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सिंपल सा रिव्यू क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो देखो ना क्वेश्चन नंबर 23 आपका इस प्रकार से है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 10 20 30 40 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 से स्वर्ण बचे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आपको करना क्या है, 10 20 30 40 50 का आपको एलसीएम निकाल के 7 उसमें ऐड कर देना है। तो करते क्या है, 10 20 30 40 और 50 का एलसीएम निकालो, ठीक है। तो 10 से काटो, 1 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40 और 10 दूनी 50। आसान हो गए ना, वो देखो 10 आए, 4 में ये दोनों आ जाएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, तो गुणे 3 गुणे 5। तो हमेशा आपको कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 10 ले लिया, 4 के अंदर आपका 2 और 4 दोनों आ गया, फिर 3 उठा लिया, फिर 5 उठा लिया, तो देखो 10 चौक तो 40 हो जाएगा। अब 5 दिया 15, तो 15 गुणे 40 कितना होगा, 600। वही है 600 एलसीएम। यानी कि 10 20 30 40 और 50 का जो एलसीएम होगा 600 आएगा। प्रत्येक बार आपका 7 से सुर बसता है ना, तो 600 में है 7 जोड़ दिया तो कितना होगा, 607। यानी कि 607 एक ऐसी संख्या होगी जिसको आप 10 20 30 40 50 से भाग देंगे तो प्रत्येक बार 7 से सुर लेकर जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल राइट है। अब देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइए। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन मैं बिल्कुल शानदार तरीके से कवर करा दूंगा, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। डियर स्टूडेंट एक एक नंबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी भी क्वेश्चन को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है चलो यार एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते तो कुछ नहीं होगा, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए जिसको आप छोड़ रहे हो, तो क्या करेंगे। तो ऐसा दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को, बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 15 25 35 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्रमशः 7 17 27 और 37 शेष बचे। तो कभी भी आपको क्वेश्चन नंबर 24 की तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें एक छोटा सा क्लू होता है।
इस क्लिप को यदि आप समझ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। देखो 15, 25, 35, 45, 15, 25 है, 35 है और है आपका 45। ठीक बात है। से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्रमशः कितना 7, 17, 27 और 37 शेषफल छोड़कर जाता है, तो वह संख्या आपको बताना है। यानी कि उस संख्या में यदि मैं 15 से भाग देता हूँ तो 7 शेषफल आता है, उसी संख्या में यदि 25 से भाग देते हैं तो 17 शेषफल आता है, और उसी संख्या में 35 से भाग देंगे 27 शेषफल आएगा, और उसी संख्या में 45 से भाग देंगे तो 37 शेषफल आएगा। तो एक इसमें जो मेन पॉइंट एक होता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो इन दोनों का डिफरेंस है हमेशा आपको समान मिलेगा। देखना 45 में से 27 घटाओगे तो भी 8 मिलेगा, 35 में से 27 घटाओगे तो भी 8 मिलेगा, 25 में से 17 घटाओगे तो भी 8 मिलेगा, और 15 में से 7 घटाओगे तो ये भी 8 मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप से सेट ही किए जाते हैं कि जो जो आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है हमेशा आपको समान ही रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे जाते हैं ना, तो करना क्या है, 15, 25, 35 और 45 का आपको एलसीएम निकाल करके ये जो डिफरेंस 8 आ रहा है ना, इसको आपको घटा देना है। तो करेंगे क्या, 15, 25, 35 और 45, ठीक है। 5 से देखो, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 सौ 45 हो गया एलसीएम। देखो किसी है 5 है तो 5 ले लो, उसके बाद से 9 के अंदर 3 और 9 दोनों में आएगा, लो 9 ले लिया, फिर 5 है तो 5 ले लो, फिर 7 है तो 7 ले लो, बस यही एलसीएम हो गया। तो देखो 5 9 45 कितना में लो, 45 गुणे 5 सत्ते 35, तो 45 गुणे 35 कितना है, कैसे करेंगे। देखो 45 गुणे 5 करोगे तो 225 को 5 हो जाएगा, हासिल बचे 22, ठीक है। 45 दिया कितना होता है 135 और 22 जोड़ो कितना होगा 135 और 22 157 होगा, ठीक है ना। 157 यानी कि आपका जो एलसीएम आ गया 1575 आ गया। इस 1575 में से जो डिफरेंस आया ना इसको घटा दो, तो 1575 में से 8 घटाओ कितना मिलेगा 1567, यही आपका आंसर होगा। यानी कि 1567 एक ऐसी संख्या होगी जिसको आप 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेषफल आएगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है इन दी गई संख्याओं का आपको एलसीएम निकाल लेना है, और उसके बाद से जो बीच का डिफरेंस है उसको आप घटा दीजिए तो वही आपका आंसर होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को भी, क्वेश्चन नंबर 25 को भी बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिए। देखना क्वेश्चन नंबर 25 बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरह से भाग हो। यानी कि कंडीशन आपको ये दे रखा है कि 4 अंकों की आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरह से भाज्य हो। कंडीशन ये है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का आपको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। निकाल लेते हैं तो देखो क्या करोगे, एक बार कर लो, ठीक है। देखो 2 एक 2, 3 रहेगा ही, 2 दूना 4, फिर 5 रहेगा ही, 2 3 6 रहेगा, फिर 7 रहेगा, तो 2 तो आएगा करी, फिर है 2 आई, ठीक बा, फिर 3 में ये आ जाएगा, ठीक है। ये 5 फिर 7, तो बड़े 5 कर लो, बड़े 7 कर लो, ठीक। ई एलसीएम होगा। तो देखो 2 दूना 4 3 12 25 60, और 60 गुणे 7 करोगे कितना होगा, 60 गुणे 7 6 7 42 यानी 420 होगा।
लेकिन आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेना है। यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 840। क्या 840 4 अंकों की संख्या है? नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब 420 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 420 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 1260। क्या 1260 आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है? जी। तो 1260 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछ लिया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या करते? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ लेता तो हम करते क्या? इसी में 5 से गुणा करा करके देख लेते, फिर 6 से, फिर 7 से। जहां पर हमको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाती वही आपका आंसर हो जाता। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि 1260 एक ऐसी संख्या होगी जो कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 को बोला है दो संख्याओं का योग है 150 और उनका मौसम 25 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ये हमें बताना है। दो संख्याओं का योग आपका है 150 और उनका मौसम आपका 25 है, तो ध्यान से देखना कैसे। देखो, दो संख्याओं का योग आपका है 150 और उनका मौसम 25 है। तो देखो, मैंने मान लिया कि दो संख्याएं आपका ए और बी है, यानी ए प्लस बी बराबर आपका 150 दे रखा है। ठीक, लेकिन मौसम 25 दे रखा है, यानी कि जो आपका 25 है ए के साथ भी लेकर आएगा और बी के साथ भी लेकर आएगा। मौसम क्या होती है? जो दोनों संख्याओं में कॉमन होती है। तो हम का ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 25 ए प्लस का 25 बी बराबर आपका 150 होगा। ठीक बात है कि नहीं? क्योंकि जब बोला है मौसम आपका 25 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में ए के साथ भी 25 कॉमन होगा और बी के साथ भी 25 कॉमन होगा। और 25 कॉमन ले लो तो ए प्लस बी बराबर आपको मिल जाएगा 150। ठीक है, 25 का कितना होता है? 150, यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 6 मिल जाएगी। अब देखो, 6 मिल गया ना, आपको पहली और दूसरी संख्या बताना है। तो पहली और दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं? 6 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन हो रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड वो होता है जिसमें आपको ऐसे फैक्टर करना है, यानी कि 6 का आपको ऐसे गुणनखंड करना है जिन दोनों संख्याओं के बीच केवल और केवल एक का अंतर हो। ऐसे इसका फैक्टराइज करना है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 और 5 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं? 2 और 4 के रूप में। क्या 2 और 4 सही है? 2 और 4 आपका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का ये मतलब होता है कि दोनों संख्याओं में केवल और केवल एक कॉमन हो। तो 2 और 4 में कितना कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, यानी ये तो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर देखो, 5 और 1 में कितना कॉमन है? केवल और केवल एक। तो इस तरीके से 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो आपका 1 और 5 के रूप में हो गया। और यहाँ पर जो 6 रेशियो की वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखा है 150, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 25। तो इस तरीके से जो पहली संख्या होगी वो कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि एक रेशियो में है। और जो दूसरी संख्या है वो आपका 5 रेशियो में है, तो 25 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 125। इस तरीके से पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या आपका 125 होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको क्वेश्चन नंबर 26 की तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, अभाज्य गुणन खत्म करके। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 को भी, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को भी। बोला है दो संख्याओं का लौसव उनके मौसव का 65 गुना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। लौसव तथा मौसव का योग 1650 है तथा उनमें से एक संख्या 125 है।
तो दूसरी संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो देखा हो, बिल्कुल ध्यान से देखो। बोला है दो संख्याओं का लसागु के मौसम का 65 गुना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो बाबू आपका मौसम है वो आपका x है। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है लसागु मौसम का 65 गुना है। लसागु मौसम का 65 गुना है, तो यदि मौसम आपका x होगा तो लसागु कितना होगा? लसागु आपका हो जाएगा 65x, क्योंकि जो आपका लसागु है मौसम का 65 गुना है। फिर पहली संख्या आपको दे रखा है 125, यानी पहला संख्या जो दे रखा है 125। फिर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, तो बोला है लसागु तथा मौसम का योग 1650 है। लसागु और मौसम का योग 1650 है, तो लसागु आपका है 65x प्लस का मौसम आपका x है, और इनका जो योगफल है 1650 है, यानी 66x बराबर आपका है 1650। 11 से काट लो, 11 से 66, 11 कमी 11, 11 कमी 55, जीरो। ठीक है, अब 6 से काटो तो 6 गुना 12, 6 पंजे 30, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगा 25। x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगा 25। अब तक क्वेश्चन आसान हो गया ना? देखो, तो x की वैल्यू 25 है, यानी मौसा आपका 25 हो जाएगा, और लौसा कितना है 65 गुणे 25। ठीक, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो आपको क्या पता है लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लौसा तो आपका है 65 गुणे 25 गुणे मौसा आपका है 25, यानी लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो आपको दे रखा है 125, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो लो वही हम निकाल लेते हैं। देखो 25 पच्चे 125 और 5 पच्चे 25, तो कितना हो जाएगा 65 गुणे 5, 5 पच्चे 25 और 5 36 तो 32, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो आपका 325 होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी will be the right answer for question number 27। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 को भी, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। बोला है तीन संख्याओं का मौसम 12 है, ठीक है, तथा उनका लौसव 720 है। उनमें से दो संख्याएं 36 तथा 48 है, तो तीसरी संख्या क्या है ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, घबराना मत, तीन संख्याओं का लसागु मौसम है, ठीक है। बोला है तीन संख्याओं का मौसम 12 है तथा उनका लसागु 720 है। उनमें से दो संख्याएं 36 और 48 दे रखा है, तो आपको तीसरी संख्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो, पहली संख्या कितना दे रखा है? पहली संख्या आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट ए, ए, क्या आया, तीसरी संख्या निकालना है ना। पहली संख्या 36 दे रखा है, और दूसरी संख्या 48 दे रखा है, और तीसरी संख्या आपको निकालना है, ठीक। और लौसा आपको दे रखा है 720, और मौसा आपको दे रखा है कितना? मौसा आपको दे रखा है 12, ठीक है। मौसा आपको कितना दे रखा है 12। तो जो आपका मौसा होता है वो क्या होता है? जो आपका मौसा होता है वो क्या होता है? मौसा एक ऐसी संख्या होती है जो कि तीनों संख्याओं में कॉमन होती है। मौसा आपकी एक ऐसी संख्या होती है जो कि तीनों संख्याओं में कॉमन होती है, यानी कहीं ना कहीं जो तीसरी संख्या होती है वो 12 के मल्टीपल में होगी, क्योंकि मौसा आपको तीनों संख्याओं का 12 दे रखा है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो तीसरी संख्या है वो आपका 12 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीनों संख्याओं का मौसा आपको 12 दे रखा है। पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 48, तो तीसरी संख्या कितनी होगी? मौसा 12 है, यानी कि 12 के मल्टीपल में ही तीसरी भी संख्या होगी, क्योंकि तीनों संख्याओं का मौसा 12 है। मौसा क्या होता है? मौसा एक ऐसी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं में कॉमन होती है, ठीक है। अब देखो लौसा दे रखा है कितना 720,
यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो लॉसा है वो आपका 720 है। तो 36 48 और 12 एक्स का आप लॉस निकालो, 36 48 और 12 एक्स का आप लॉस निकालो। तो लॉस क्या है, देखो क्या है, 12 से काटो, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 एकम 12, ठीक है। तो लॉस कितना है, लॉस आपका आएगा 12 गुणे 3 गुणे 4 गुणे एक्स के रूप में, ये आपका लॉस हो जाएगा। 12 गुणे 3 गुणे 4 गुणे एक्स, तो 12 3 36, 36 चौक कितना होता है 144, 36 चौको 144 आए गुणा में एक्स, यानी 144 एक्स आपने लॉस निकाल लिया किसका, इन तीनों संख्याओं का लॉसा आपका 144 एक्स है। और लॉसा कितना दे रखा है, लॉसा तो दे रखा है 720, यानी कि जो आपका 144 लॉस 144 एक्स इन तीनों संख्याओं का लॉसा है, यह लॉसा 720 के बराबर है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, तो देखो 12 बार नियम 144, अब 12 छक्का 72, ठीक है। 12 25 60, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको मिल जाएगा 5, ठीक है। x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 5। आपको तीसरी संख्या बताना है, तो तीसरी संख्या कितनी है, 12 x के बराबर है, तो x की वैल्यू रख दो 12 गुणे 5, यानी तीसरी संख्या जो हो जाएगी वो आपका 60 हो जाएगा। इस तरीके से डिजिट स्टूडेंट जो तीसरी संख्या होगी वो आपका 60 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 28 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या डियर स्टूडेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वहां से भी आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा भी संकोच मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी हेजिटेशन मत लाइएगा, बिल्कुल जिस भाषा में आप बात कर सकते हैं, भोजपुरी हिंदी इंग्लिश, चाहे किस भी टूटी फूटी भाषा में आप बात कर सकते हैं, करके अपने क्वेश्चन का कंफ्यूजन या किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो तो जरूर क्लियर कर लीजिएगा। मैं डिजेशन पूरी तरह से आपके साथ हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सारी चीजों को बिल्कुल शानदार तरीके से मैं कवर करने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को इधर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।